चैप्टर 9 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे टैक्स इनवॉइसेस के बारे में, क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं, डेबिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं और क्या सेक्शन ऑफ प्रोविजन है उनके लिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब एज इट इज़ एग्जाम्स में तो क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टैक्स इनवॉइस कैसा होना चाहिए, क्रेडिट नोट आप कब तक इशू कर सकते हैं, डेबिट नोट का एज इट इज़ टाइम नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट नोट लायबिलिटी को घटाता है। क्योंकि क्रेडिट नोट जो है, वेट फॉर अ सेकेंड, क्रेडिट नोट जो है लायबिलिटी को घटाता है, इसलिए इसका एक टाइम लिमिट है। ठीक है, जबकि डेबिट नोट लायबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि डेबिट नोट बेसिकली लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो सरकार को ज़्यादा पैसा आए, सरकार खुश है। हाँ, सरकार को पैसा कम हो, सरकार दुखी होगा। इसलिए क्रेडिट नोट के लिए एक टाइम पीरियड है, जबकि आपका डेबिट नोट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। समझिए। तो अब हम लोग अपने चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी सप्लाई अगर आप करिएगा तो आपको इनवॉइसेस इशू करना होता है। इनवॉइसेस बेसिकली एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है कि सप्लाई फ्रॉम मिस्टर ए टू मिस्टर बी हुआ है। हाँ, वो फेक इनवॉइसेस का बात दूसरी है, लेकिन इनवॉइसेस बेसिकली वो चीज़ है जो आपका बेसिकली एविडेंस है। ठीक है, एविडेंस ऑफ सप्लाई, सिंपल टर्म में कहा जाए तो। समझिए। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पहले मैंने पढ़ाया होगा शायद, शुरुआत के चैप्टरों में होगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या कवर है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या कवर है, क्योंकि इनवॉइसेस इशू करने का टाइम पीरियड जो होता है वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, और ये सेक्शन आपको बेसिकली याद आ रहा होगा, आपने कहीं पे तो पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा है आपने? ये सेक्शन 31 का कुछ हिस्सा टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पढ़ा है। ये टाइम ऑफ सप्लाई में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, वो था लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइसेस आउट टू बी इशूड एज पर द जीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन 31। तो ये वही सेक्शन 31 है जो वहाँ पर था। समझ गए? वो सेक्शन 31 बेसिकली बात करता है लास्ट डेट का। सिंपल टर्म में कहे तो लास्ट डेट का, वो कौन सा डेट है जब तक आपको इनवॉइसेस इशू कर देना है किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। वो लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने का। टाइम ऑफ सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन अलग था। वहाँ पे लास्ट डेट एक क्राइटेरिया था कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई या तो ये डेट होगा या तो ये डेट होगा। ठीक है, लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31। तो एनालिसिस पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और यहाँ से आगे सबसे पहले चीज टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस किसके केस में? सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस के केस में। ठीक। A tax invoice shall be issued by a registered person supplying taxable goods or taxable service, or both. Such tax invoice shall show the prescribed particulars. एक्ट में आपको ये भी बताया गया है कम से कम इनवाइसेस में, एक टैक्स इनवाइस में कम से कम क्या क्या चीजें होनी चाहिए। समझ गए? क्या क्या चीजें कम से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ये तो सबसे जरूरी चीज़ है। दूसरा, जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट, पर ये डिपेंड करता है कि आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि
अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये तीन चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक इनवॉइस के लिए, क्योंकि इन तीन चीज़ों से ही पता चलता है कि सप्लाई B2B है कि B2C है और इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। समझिए। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सेशन कोड है आपका, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी है। बट ये तीन चीज़ों से ही आप बेसिक जो जीएसटी का होता है कि वो सप्लाई क्या है और उस पर कौन सा CGST लगेगा, SGST लगेगा, IGST लगेगा, ये आपको बताता है। इन तीन चीज़ों से आपको वो पता चल जाता है। अब आते हैं टाइम लिमिट पे, जो कि सेक्शन 31 का पार्ट है, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। समझ गए। सबसे पहला टाइम लिमिट क्या होगा, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। समझ गए। फर्स्ट चीज बोला, द टाइम फॉर इशूइंग एन इनवॉइस वुड डिपेंड, वो डिपेंड करता है कि सप्लाई क्या था, नेचर क्या था सप्लाई का, वो सप्लाई ऑफ गुड्स था कि सप्लाई ऑफ सर्विस था, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग चीज बताया गया है। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अलग बताया गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए टाइम लिमिट अलग बताया गया है। A registered person supplying taxable goods, a registered person supplying taxable goods, पॉइंट नोट करिएगा, ये टैक्सेबल गुड्स मतलब एग्जम्प्टेड गुड्स का बात नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन टैक्सेबल गुड्स का बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स का बात कर रहा है। टैक्सेबल गुड्स के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। टैक्सेबल सप्लाई के लिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, इनके लिए टैक्स इनवॉइस इशू करने का कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखेंगे उनके लिए क्या होगा। तो पहला चीज़, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू करना है। वो भी कब तक इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड, या तो गुड्स को रिमूव करने के पहले या गुड्स को रिमूव करने के समय। समझ गया। कहने का मतलब जिस टाइम गुड्स रिमूव होगा या तो उस टाइम इशू कर ले या तो उसके पहले इशू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद इशू नहीं करने का, नहीं तो वो वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 होगा। अलग बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स का बात किया जाए तो इनवॉइस इशू करने का समय बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स होता है। किस केस में, अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ गया। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो उस केस में आपको इन एनी अदर केस, कहने का मतलब अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो आपको पास इनवॉइस इशू करने का समय है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल द सेट गुड टू द रिसिपिएंट। मतलब ओवर द काउंटर अगर आपके पास कोई आया सामान खरीदने के लिए, अब इस केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, आपको गुड्स का मूवमेंट नहीं करना, तो एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी मैं डिलीवर कर रहा हूँ जब उसको, या मेकिंग अवेलेबल मैंने उसे मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। समझ गए। या तो उस समय या उसके पहले। अब उसी तरह से टैक्सेबल सर्विस के केस में, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, समझिए, टैक्स इनवॉइस मे बी इशूड बिफोर और आफ्टर। तो सवाल आता है, मे बी इशूड, या तो पहले भी इशू हो सकता है या सप्लाई के बाद भी इशू हो सकता है, बट सप्लाई के बाद विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ही इशू हो सकता है। मतलब एक टाइम लिमिट दिया गया है आपको कि सर्विस देने के बाद, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये सप्लायर है और ये मिस्टर बी है और ये रिसिपिएंट है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विस दिया और वो सर्विस का डेट था फॉर एग्जांपल आज का तारीख 19/8/2024।
तो अगर टैक्सेबल सर्विस का बात करें तो इसका इनवॉइस 19/8 के पहले भी इशू हो सकता है, 19/8 के बाद भी इशू हो सकता है। 19/8 के पहले का कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट 19/8 के बाद के इशू होने का टाइम लिमिट दिया गया है। आगे आप लोग देखेंगे कि विद इन हाउ मेनी डेज अ इनवॉइस शैल बी इशूड आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। समझ गए? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बस ध्यान क्या रखना है कि गुड्स के केस में कभी भी आफ्टर का कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है? बिफोर सिर्फ, या एट द टाइम, यही दो चीज़ है, बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम। लेकिन सर्विस के केस में आपका बिफोर और आफ्टर, ठीक है? मतलब आप सर्विस सप्लाई करने के बाद भी कुछ समय है, उस समय के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। उसके बाद आगे बोला गवर्नमेंट में नोटिफाई द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू। मतलब टैक्स इनवॉइस नहीं, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड इन रिलेशन टू सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी, पर उसको माना जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो टैक्स इनवॉइस है। समझ गए? और टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशूड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बात खत्म। The government may, on the recommendation of council, by notification, specify the categories of goods or service supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। तो अब तक तो आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका शुरू होगा यहाँ से। यहाँ से आप देखिएगा, ये इधर जो है ये है आपका इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है? और ये जो है आपका इस तरफ का बॉक्स वो है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, और दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल द गुड्स इन एनी अदर केस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस के केस में हमने पढ़ा बिफोर और आफ्टर, ठीक है? तो बिफोर और आफ्टर, ये आफ्टर में कितने दिन का समय दिया गया? अब तो बोला गया विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कहने का मतलब है, और डायग्राम तो हट गया, फिर से बना लेते हैं। ये कौन था? मिस्टर ए जो कि था सप्लायर, ये था मिस्टर बी जो कि था रिसिपिएंट। तो अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस दिया तो उस केस में मान लेते हैं 19/8/2024 आपका क्या था? डेट ऑफ सप्लाई। तो आप चाहे तो इस सप्लाई के लिए इनवॉइसेस कब तक इशू कर सकते हैं? 19/8 प्लस 30 डेज। तो आपका शायद आज है 19/8, 8वां महीना, अगस्त 31 दिन का होता है, तो 31 माइनस 19, 12 दिन इधर, 18 दिन उधर। तो आप 18/9/2024 तक इनवॉइस इशू कर सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, ठीक है? विद इन 30 डेज। समझ गए? लेकिन ये 30 डेज 45 डेज हो जाएगा अगर सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? अगर सप्लायर ऑफ सर्विस मतलब ये जो मिस्टर ए है वो कौन है? मिस्टर ए अगर इंश्योरर है, मिस्टर ए अगर बैंकिंग कंपनी है, मिस्टर ए अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। समझ गए? तो ये 30 डेज का टाइम लिमिट है, ये एक्सटेंड होके 45 डेज का हो जाएगा। मतलब मिस्टर ए अगर इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो उस केस में उसके पास 45 दिन का समय है इनवॉइस इशू करने का
आफ्टर द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, एन इंश्योरर और अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, और एक और चीज क्या ऐड हुआ जो ऊपर नहीं था, तो ऊपर आप देखिएगा टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं था, तो टेलीकॉम ऑपरेटर भी इस वाले केस में आ गया, समझ गया। और एनी अदर क्लास जो नोटिफाई करे गवर्नमेंट, वो अलग बात है। अगर वो सप्लाई दे रहा है किसको, रिसिपिएंट यहाँ पे कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, समझ गए। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम पैन वाला बंदा, एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अनरजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है वो, या सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है, वो दोनों बंदे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का डिफिनेशन आपको शुरू में बताया जा चुका है। तो अगर ये लोग कौन कौन, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और टेलीकॉम ऑपरेटर, ये अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई देता है, इसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहने का मतलब एस्टेब्लिशमेंट, सेम पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट, मान लेते स्टेट ए में है, एक एस्टेब्लिशमेंट स्टेट बी में है, तो स्टेट ए का एस्टेब्लिशमेंट स्टेट बी का एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन है, समझ गया। दो एस्टेब्लिशमेंट स्टेट ए में ही है, दोनों रजिस्टर्ड है, अलग अलग जीएसटी है दोनों के पास, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। याद आ रहा है कुछ, याद तो आ ही गया होगा। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का डिफिनेशन आपको पढ़ लीजिएगा, अगर भुला गए हो तो शुरुआत के चैप्टर में ही था, ठीक है। तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई दे रहा है, ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई दे रहा है मतलब एक तरह से अपने ही दूसरे एंटिटी को सप्लाई दे रहा है, कौन, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टेलीकॉम ऑपरेटर, तो उसके पास जो टाइम लिमिट है में लिखा गया है, मतलब उसके पास ये ऑप्शन है, मे इशू द इनवॉइस बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सच सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। समझिएगा, इनवॉइस इशू करने का पहला टाइम बोला बिफोर, या तो पहले या बाद में, सॉरी या तो पहले या उसी समय, एट द टाइम, किस समय, जब सप्लायर कौन, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करता है तो वो चाहे तो इनवॉइस या तो पहले या तो उस समय जिस समय अपने बुक्स में वो रिकॉर्ड कर रहा है कि मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस दिया, मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस दिया, या तो उस समय रिकॉर्ड कर ले, समझ गए। तो उसके पास ये एक ही डेट है, ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच सप्लायर रिकॉर्ड द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। और उसके पास एक और ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग के बाद भी कर सकता है, कब, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अप्रैल जून क्वार्टर है, ठीक है, आपने सर्विस दिया 31 मई को, और आप हैं फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, तो आपके पास टाइम लिमिट है इनवॉइस इशू करने का, समझिएगा। आपने रिकॉर्डिंग कब किया बुक्स में, मान लेते हैं आपने इसका रिकॉर्डिंग किया 1 जून को, तो आपके पास टाइम है, या तो आप इनवॉइस इशू 1 जून को कर दीजिए जिस दिन रिकॉर्डिंग किया, या तो आप इनवॉइस इशू 1 जून के पहले कर लीजिए बिफोर, या तो आप इनवॉइस इशू 30 जून के पहले कर लीजिए, या 30 जून को करिए। इनवॉइस इशू का बात हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वार्टर आपका जून में खत्म हो जाएगा, तो वही बोला ना, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, तो सप्लाई तो मेड हुआ अप्रैल जून क्वार्टर में, तो मेरे पास जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है ना क्वार्टर का लास्ट डेट, क्वार्टर का लास्ट डेट 30 जून, वही अगर हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर का बात करें तो 30 सितंबर, समझिए। तो आपके पास एक ज़्यादा टाइम पीरियड है इनवॉइस इशू करने का, क्वार्टर का लास्ट डेट, समझ गए। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यहाँ पे सप्लायर स्पेसिफाइड है कि यही सप्लायर होना चाहिए,
और ये भी स्पेसिफाइड है कि रिसिपिएंट डिस्टिंक्ट पर्सन ही होना चाहिए, तभी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जहां तक बात है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो कहा गया जब आप सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट जहां इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इनवाइस कब इशू होगा, तो बोला था इनवाइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। अब यहां समझिएगा दो चीज है, एक है स्टेटमेंट, एक है पेमेंट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान क्या देना है ना, अगर स्टेटमेंट पहले इशू हो गया, पेमेंट बाद में मिला, तो बात आ जाता है वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर इन्वॉल्व्ड द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड। ये हो गया एक चीज। फिर इसको दोबारा पढ़िए, वेयर सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व्ड द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो यहाँ दो चीज है, एक चीज नहीं है, दो चीजें। ध्यान क्या रखना है, अगर पहले स्टेटमेंट इशू हो गया तो आपको जो इनवॉइस इशू करना है या तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ स्टेटमेंट। अगर पेमेंट रिसीव हो गया, अगर पेमेंट रिसीव हो गया तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो आपको ध्यान क्या देना है कि पहले क्या इशू हो गया, ठीक है। अगर स्टेटमेंट इशू हो गया तो आप स्टेटमेंट को फॉलो करिएगा, अगर पेमेंट रिसीव हो गया तो फिर आप पेमेंट को फॉलो करिएगा। मतलब आपको इनवॉइस जो इशू करना है, सबसे पहले उसमें ये देखना है कि पहले आया कौन सा डेट, स्टेटमेंट का डेट पहले है कि पेमेंट का डेट पहले है। अगर स्टेटमेंट का डेट पहले है तो इनवॉइस इशू उस अमाउंट के लिए, जो अमाउंट स्टेटमेंट में कवर है, उस अमाउंट के लिए इनवॉइस जो है या तो उस स्टेटमेंट के इशू होने वाले डेट को हो जाना चाहिए या तो उसके पहले हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट पहले मिल गया है, स्टेटमेंट अब तक इशू नहीं हुआ है, तो इनवॉइस का डेट जो पेमेंट रिसीव हुआ है उसके लिए या तो एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट या बिफोर। समझ गए। अब इसमें ध्यान ये चीज़ रखना है, हो सकता है पेमेंट रिसीव आपको लग रहा हो पहले हुआ हो, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट जो पहले इशू हुआ था उसमें वो अमाउंट हो सकता है कवर हो, तो उसके लिए तो पहले ही इनवॉइस इशू हो चुका है। समझ गए। तो आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है कि वही स्टेटमेंट और वही पेमेंट का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसके लिए अब तक या तो स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ या तो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा डेट पहले आया, डेट ऑफ स्टेटमेंट एक सर्टेन अमाउंट के लिए, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल मानते हैं, तो अगर 1 लाख रुपए का बात करें तो इस 1 लाख रुपए के लिए पहले स्टेटमेंट इशू हुआ कि पहले पेमेंट इशू हुआ, मतलब पहले पेमेंट रिसीव हुआ, आपको पहले ये देखना है। उसके बाद इनवॉइस डेट आपको निकालना है कि इस 1 लाख के लिए इनवॉइस डेट क्या होगा, या तो डेट ऑफ स्टेटमेंट या उसके पहले। और अगर पेमेंट पहले रिसीव हो गया है तो आपको क्या देखना होगा, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या फिर उसके पहले का डेट आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होना चाहिए, अदरवाइज वायलेशन ऑफ एक्ट माना जाएगा। समझिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका वो सर्टेन अमाउंट क्या है, उसके बाद इस अमाउंट के लिए स्टेटमेंट पहले इशू हुआ है या पेमेंट पहले रिसीव हुआ है। उसके बाद फिर आप चेक करिएगा कि इनवॉइस जो इशू हुआ है वो एज पर द एक्ट हुआ है या एज पर द एक्ट नहीं हुआ है। अब जहाँ तक बात आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इसमें ये थोड़ा इजी है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स को समझने में से। समझिए। टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी था शायद, जो मैंने आपको टेस्ट नॉलेज में शायद बताया है, उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर से वो क्वेश्चन ढूंढ के। अब जहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का बात आया, वहाँ कहा गया अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, उससे आप ये पता कर पा रहे हैं कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तब तो आपको इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। कहने का मतलब, आपने जब भी सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में डेट ऑफ पेमेंट का मेंशन था
कि इस डेट को इतना इतना पैसा पे करना है, तो आपको ड्यू डेट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा था। तो उस केस में आपको जो इनवाइस इशू करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर किसी कारण से आपके कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में कहा गया बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। तो तब आपको इनवाइस इशू करना है पेमेंट रिसीव होने वाले दिन या उसके पहले। अगर पेमेंट लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, कहने का मतलब 10% कंप्लीट हुआ तो मैं आपको 10-15% पैसा दूंगा, जब 50% कंप्लीट होगा तो मैं आपको 30% पैसा दूंगा, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो उस केस में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट या फिर उसके पहले आपको इनवाइस इशू करना है। समझिए। अब एग्जांपल के तौर पे कुछ दिया हुआ है आपको, जैसे रितु मैन्युफैक्चरर दिल्ली सप्लाई गुड टू प्रभाकर इलेक्ट्रॉनिक हरियाणा। ठीक है, तो हमारा सप्लायर कहाँ था? दिल्ली में। हमारा रिसिपिएंट कहाँ था? हरियाणा में। गुड्स वेर रिमूव्ड। अब क्योंकि रिमूवल इन्वॉल्व है तो क्या कहा गया था? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ सच गुड, मूवमेंट ऑफ सच गुड। ठीक है, तो 23 तारीख, तो इनवाइस इशू करने का टाइम क्या होगा? ऑन और बिफोर 23 सितंबर। समझ गए। कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विसेज, तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस टू रॉयल ज्वेलर फॉर द ज्वेलरी एग्जीबिशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 अक्टूबर। तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है? 5 अक्टूबर। तो मेरे पास इनवाइस इशू करने का समय क्या है? या तो बिफोर 5 अक्टूबर या विद इन 30 डेज ऑफ 5 अक्टूबर। तो जो लास्ट टाइम मेरे पास इनवाइस इशू करने का होगा वो होगा 4 नवंबर। अक्टूबर से आप 30 दिन जोड़िएगा, 4 नवंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, कहने का मतलब कि कंप्लीट होने के पहले ही सर्विस बंद कर दिया गया। मतलब कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब हो सकता है आपका काम उसको पसंद नहीं आ रहा हो, या हो सकता है उसे कोई अच्छा डील मिल गया हो आपके अलावा, तो उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बीच में ही कैंसिल कर दिया, कहा कि अब मैं आपसे काम नहीं कराना चाहता। तो उस केस में आप इनवाइस कब इशू करिएगा? तो कहा गया जितना वैल्यू का सर्विस अब तक दे चुके हैं उतना के लिए इनवाइस इशू करिए। कब? एट द डेट ऑफ सेशन या बिफोर। इन अ केस विद द सप्लाई ऑफ सर्विस ceases under a contract before the completion of supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation। कहने का मतलब अब कंप्लीट तो हुआ नहीं, तो पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए तो मैं इशू करूंगा नहीं। जितना सर्विस अब तक आपने दिया है, जो आपको लगता है कि इतना वैल्यू का सर्विस आपने दे दिया है या इतना वैल्यू के सर्विस का पेमेंट आपको रिसीव हो गया है, तो उतना के लिए आपको इनवाइस इशू करना होगा। किस समय? एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, मतलब जिस दिन आपका सप्लाई रोक दिया गया कि अब आप सप्लाई नहीं करिएगा, उस दिन आप इनवाइस इशू करिएगा उस अमाउंट का जिस अमाउंट का आज तक आपने सर्विस दे दिया है। अगर आपने पार्टली पहले इशू कर लिया है, जो पार्टली बचा हुआ है उसी के लिए इशू करिएगा। समझ गए। गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब इस केस में आपको हुआ क्या कि बहुत टाइम लोग जो सप्लाई करते हैं तो वो ऐसा होता है कि गुड्स मूवमेंट तो हो गया, गुड्स रिमूव हुआ, मूवमेंट हुआ, रिसिपिएंट के पास पहुंच गया, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था? कि वो अप्रूवल देगा या फिर वो रिटर्न कर देगा। मतलब हो सकता है उसको गुड्स पसंद ना आए तो रिटर्न कर दे। तो इस केस में आपको इनवाइस इशू करने का टाइम बताया गया बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब जब वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे, जब वो अपना एक्सेप्टेंस दे दे, समझ गए, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। लेकिन अगर 6 महीना में एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ आपका वो सप्लाई मान लिया जाएगा जो पहले आ जाए। समझ गए।
where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, क्योंकि सप्लाई तो हुआ नहीं है। सप्लाई कब होता? सप्लाई तब होता ना जब सामने वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ ठीक है आपका सामान आ रहा है, मैं अप्रूव करता हूँ। यहाँ तो अप्रूवल मिलेगा तभी सप्लाई माना जाएगा, अप्रूवल मिला नहीं अब तक तो सप्लाई अब तक है नहीं। तो उसके लिए इनवॉइस इशू करने का समय बढ़ाया गया और कहा गया कि या तो जब वो एक्सेप्टेंस दे दे, उसको कहा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, समझ गए, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अगर लेकिन 6 महीना में एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो भी आपको मानना पड़ेगा कि अब सप्लाई हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर वापस वो रिजेक्ट कर देता है, नहीं लेता है 6 महीना के बाद, तो उस केस में आपको फिर रिवर्सल का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा पूरा, समझ गए। The goods which are taken for supply on approval basis can be moved from the place of business of a registered supplier to another place within same state or to a place outside the state on a delivery चालान। क्योंकि आपने सप्लाई नहीं किया है तो आप टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते, तो आप क्या इशू करिएगा? डिलीवरी चालान, समझ गए। टैक्स इनवाइस इशू नहीं करिएगा, डिलीवरी चालान इशू करिएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई, टैक्स इनवाइस कब इशू होगा? जब सप्लाई हो। जब ये सप्लाई अभी हुआ ही नहीं, ये गुड्स तो बस मूव किया, मूवमेंट किया, तो आपने कहा था अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आपको इनवाइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन सर ये सप्लाई है ही नहीं, अभी तो मैं सामान लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो सामान वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, समझे। अगर उसने खरीद लिया तो ठीक है सर, तो उस टाइम मैं इशू कर दूंगा, तो वही कहा गया कि उस टाइम वो इनवाइस इशू कर देगा, समझ गया। टैक्स इनवाइस कब इशू करेगा? जब एक्सेप्टेंस मिल जाए या सप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल कि आप किसी एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं आप एग्जीबिशन के लिए अपने स्टेट से बाहर जा रहे हो। अब आप क्योंकि यहाँ तो सामान लेके जा रहे हो पर वो सप्लाई तो है नहीं, बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, समझ गए। तो गवर्नमेंट को तो लगेगा कि आप सप्लाई को छुपाने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि मैं सप्लाई करने नहीं जा रहा, मैं तो यूं ही लेके जा रहा हूँ एग्जीबिशन में, वहां बेचूंगा तो ना, नहीं समझे। लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहे हो तो स्टेट ए का रेवेन्यू खो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि सर सप्लाई तो है ही नहीं ना, मैं जा रहा हूँ बस लेकर के, ठीक है। तो वही कहा गया कि स्टेट ए अपना रेवेन्यू अभी तो खो रहा है, लेकिन बाद में उसे मिल जाएगा। कब? अगर 6 महीना वो सामान वापस लेके नहीं आया तब, या फिर वहां सप्लाई नहीं हुआ, ये सप्लाई हो गया तब, सॉरी सप्लाई नहीं हुआ, सप्लाई हो गया तब, ठीक है। तो स्टेट ए अपना रेवेन्यू नहीं खोएगा इस तरह से, और आप पे भी एक बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अब तक सप्लाई नहीं किया है, तो आप पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा कि आप अभी अपना टैक्स जमा करो। समझ में आया क्यों ये सेक्शन लाया गया, क्यों कहा गया डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप मूवमेंट कर सकते हो? आपका बर्डन कम करने के लिए और स्टेट ए को एक उम्मीद देने के लिए। उम्मीद क्या करते हैं उसे, मतलब एक जो भी बहुत अच्छा वर्ड है पर भूल रहा हूँ उसे, जो भी है, ये संभावना रहे कि उसका भी रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। जिस दिन भी वो सप्लाई कर देगा या 6 महीना खत्म हो जाएगा मूवमेंट के बाद, ठीक है, उस दिन स्टेट ए बोलेगा कि अब तो मुझे मेरा टैक्स दे दो, या तो सामान वापस लेके आओ 6 महीना के पहले, समझ गए। तो उस केस में मूवमेंट डिलीवरी चालान के बेसिस पे होगा अलॉन्ग विथ ई वे बिल wherever applicable. The invoice may be issued at a time of delivery of goods. For this purpose, the person carrying the good for such supply can carry the invoice book with him so that he can issue the invoice in accordance within the time stipulated above once the supply is 55. ठीक है, वो अपने साथ इनवाइस बुक लेके चलेगा, जिस दिन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सामान सप्लाई हो गया उस दिन इनवाइस इशू कर देगा अपना। हाँ, अब ये देखिए ये क्या है, ये है गुड्स सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया के बाहर लेके जा रहा है एग्जीबिशन के लिए या कंसाइनमेंट बेसिस पे। अब ठीक है, इंपोर्टर वहां पे अगर एक्सेप्ट करेगा तो गुड्स ठीक है तो वापस भेज देता है। So sometimes the goods are sent or taken out of India for exhibition or on a consignment basis for export promotion. The activity of taking the goods out of India for exhibition or on consignment basis for export promotion, except when such activity satisfy the test laid down in Schedule 1,
शेड्यूल 1 आपको पता होगा, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा. डू नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज द सेड एक्टिविटी डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप सेक्शन 7 एज देयर इज नो कंसिडरेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है शेड्यूल 1 को छोड़ के, और शेड्यूल 1 का केस है तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा. लेकिन अगर शेड्यूल 1 का केस नहीं है तो वो कंसिडरेशन अभी तक मिला नहीं है उसको, वो बस गुड्स इंडिया के बाहर ले गया एज इट इज. जैसे आप अपना गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले गए थे, वैसे आप मान लीजिए इंडिया से बाहर ले गए थे. अब तक आपको कोई पैसा मिलना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अप्रूवल होगा या वहाँ पर एग्जीबिशन है, वहाँ पे सप्लाई होगा. तो ठीक है, तो कहा गया इस केस में भी सेम चीज कहा गया है. ठीक है, द स्पेसिफाइड गुड्स सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी आइदर, या तो आप वहाँ बेच दीजिए, जैसे ही बेचिएगा वैसी सप्लाई मान लिया जाएगा, या फिर आप वापस लेके आइए 6 महीना के अंदर. सेम चीज, अगर 6 महीना के अंदर वापस लेके नहीं आए, ठीक है, तो फिर आपको वो सप्लाई मान लेगा. नहीं समझे? देखिए, स्पेसिफाइड गुड्स सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी आइदर सोल्ड, या तो वहां जाके बेचेगा अपना, और ब्रॉट बैक विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ. 6 महीना के अंदर या तो बेच दो या तो वापस लेके आओ. समझ गए? फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल. द सप्लाई वुड बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस. सप्लाई मान लिया जाएगा 6 महीना खत्म होने के बाद, अगर वो गुड्स आपने बेचा नहीं या फिर वापस लेके 6 महीना में नहीं आया. तो सेम चीज तो यहाँ भी था. अगर 6 महीना में एक्सेप्टेंस नहीं मिला या 6 महीना में आपने सप्लाई नहीं किया, मतलब कि एज इट इज विद इन इंडिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट फॉर एग्जीबिशन पर्पस, या किसी रिसिपिएंट को आपने सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस दिया है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है. ठीक है, एग्जीबिशन के लिए बाहर, बस इंडिया से बाहर लेके जा रहा है. समझ गए? इफ स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड फुल्ली और पार्सली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर 6 महीना के अंदर आपने पूरा का पूरा बेच दिया या थोड़ा बहुत ही बेचा, ठीक है, द सप्लाई इज अफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी सो सोल्ड, तो जितना बेचा है उतना के लिए माना जाएगा ऑन डेट ऑफ सच सेल. इन दैट केस द सेंडर शैल इश्यू अ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी of a specified good which has been sold abroad in accordance with provision contained in section 12 and section 31 read with rule 46. समझ गया? अगर नहीं बेचा, वापस नहीं लाया, ना बेचा ना वापस लाया 6 महीना के अंदर, ठीक है, आइदर फुल्ली या पार्टली, जो हिस्सा ले आए 6 महीना के अंदर वापस या बेच दी उसका बात अलग है, जो नहीं बेचा उसका बात कर रहा है, उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स व्हिच हैव नाइदर बीन सोल्ड नॉर ब्रॉट बैक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 12 एंड सेक्शन 31. मतलब करने का सिंपल टर्म में कहें तो ये जो आपने अभी पढ़ा ये कुछ नहीं, ये यही सेम चीज है. ठीक है, आया समझ? 6 महीना के अंदर या तो बेच दो, नहीं बेच पाए तो वापस लेके आओ, नहीं वापस लाए तो हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे और आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उसके लिए. कब? 6 महीना खत्म होने पे. अगर बेच दिया तो डेट ऑफ सप्लाई उसी दिन को मान लेंगे हम आपका. ठीक है, जिस दिन आपने बेचा. अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है. MSABC सेंड्स 100 यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स आउट ऑफ इंडिया, भेजा बाहर. The activity of merely sending, taking specified good out of India is not a supply. Supply है नहीं, क्योंकि अब तक कंसिडरेशन का कोई कहीं जिक्र ही नहीं है. पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, वापस लेके आना पड़ेगा. तो अभी टैक्स इनवॉइस हम इशू नहीं करेंगे. तो क्या इशू करेंगे? डिलीवरी चला. समझ गए? अगर हमने सारा का सारा सामान 6 महीना में वापस मंगा लिया तो भी कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे. लेकिन अगर हमने बेच दिया, ठीक है, या फिर वापस नहीं लाया, तो उस केस में हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. वो डिपेंड करता है, अगर बेच दिया तो उसके लिए जिस दिन बेचा उस दिन को, ठीक है, और अगर वापस नहीं लाए 6 महीना में, जिस दिन 6 महीना खत्म होगा उस दिन को हम टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा हमें. समझ गए? अब एक टैक्स इनवॉइस में क्या होना चाहिए
मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया गया है, ठीक है। कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, बट ये चीजें कम से कम होनी चाहिए, ये चीजें कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेम, एड्रेस एंड GSTN ऑफ सप्लायर। ऑब्वियस सा बात, सप्लायर कौन है ये इनवॉइस से पता चलना चाहिए। अब कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर कहने का मतलब ये नहीं कि इनवॉइस INV 02 आज इशू किए हो, आप परसों कल बोल रहे हो कि INV 036, ठीक है, ऐसा नहीं। आप जो भी कोड बनाओगे, फॉर एग्जांपल एक कोड बना लो जैसे कि INV, ठीक है, मार्च 24/001, ठीक है। तो अब जो आप दूसरा सप्लाई करोगे उसके लिए आप इशू करोगे INV मार्च 24/002 कंसेक्यूटिवली, ठीक है। हाँ, हो सकता है कोई इनवॉइस इसमें आप कैंसिल करो बीच में, तो वहाँ पे जब आप GST रिटर्न भरोगे तो वहाँ पे रहता है डिटेल कि आप बताइए कि कोई कैंसिल इनवॉइस किया, कोई किया। हाँ, आप डिफरेंट पैटर्न यूज कर सकते हो, जैसे कि ये मान लो कि आपने गुड्स के लिए बनाया, आप सर्विस के लिए चाहो तो अलग बना सकते हो INV। बस ध्यान रखना 16 कैरेक्टर ही हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप डिफरेंट कोडिंग यूज कर सकते हो डिफरेंट गुड्स के लिए, डिफरेंट सर्विस के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा कि कंसेक्यूटिव हो, 16 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, समझ गए। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं डिफरेंट सप्लाई के लिए, इसमें कोई रोकथाम नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन वो कहता है कि एक ही यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता, बट आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ध्यान रखिए कंसेक्यूटिव हो, समझ गए। किस दिन इशू हुआ? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस, GSTN या यून पता है आपको किस में इशू होता है? जो आपका यूनेस्को था, UNO था, जो आता है WHO, उन लोग के लिए यूज होता है, उन लोग को यून मिलता है। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो उसके बारे में क्या कहा गया? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज़्यादा है तब तो हमको नेम, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस चाहिए, ठीक है। अगर 50,000 से कम है वैल्यू ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट में स्टिल रिक्वेस्ट द अफोरसेड डिटेल कि भाई लिखो तुम ही चीज़, वरना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप देखते होगे जब भी आप कहीं भी 50,000 से कम का सामान खरीदते होगे वो आपका एड्रेस वेड्रेस नहीं डालता है, लेकिन जब भी आप 50,000 से ज़्यादा का सामान खरीदोगे तो आपका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ लिखा रहता है। वैसे यहाँ पर एक दिया गया है, बट जनरली आपको फॉलो क्या करना चाहिए कि 50,000 से कम हो या ज़्यादा हो, दोनों केस में आपको नाम, एड्रेस, रेसिपिएंट का डिलीवरी एड्रेस सब लिखा होना चाहिए, ठीक है। Where any taxable service is supplied by or through an electronic commerce operator or by a supplier of OIDR services to a recipient who is unregistered। कहने का मतलब अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं या फिर आप OIDR सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में वैल्यू को भूल जाइए, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियस बात है। OIDR सर्विस प्रोवाइडर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड रहेगा। shall contain the name, address of recipient along with its PIN code and the name of a state, and the state address shall be deemed to be the address on record of the recipient। और यही आपका माना जाएगा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है, समझ गया। एसेशन कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, अगर डिफरेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई से, टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये चीज, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ई इनवॉइस के केस में इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स कोड आगे पढ़िएगा ये क्या है, ठीक है। हैविंग एम्बेडेड इन IRN in it in case of e-invoice has been issued। सॉरी,
तो ये एक कम से कम रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए। आपको कुछ और डालना है डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? The taxpayer exempted from the mandatory requirement of e-invoicing, अब e-invoicing सबको करने की जरूरत तो है नहीं, are required to provide declaration on tax invoice stating that their aggregate turnover exceed the notified aggregate turnover. For e-invoicing, they are not required to prepare an e-invoice. ठीक है? समझ गया? कहने का मतलब है जो टैक्स पेयर एग्जम्प्ट है ई-इनवॉइसिंग से, ठीक है, वो क्या लिखेगा अपने ऊपर डिक्लेरेशन में लिखेगा। अगर वो ई इनवाइसिंग का लिमिट क्रॉस कर गया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया है, उसको ई इनवाइस इशू करना था लेकिन वो एग्जम्प्टेड है, तो वो चीज़ लिखेगा कि दो देयर एग्रीगेट टर्नओवर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया जो आपने बताया था ई इनवाइस के लिए, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट नहीं है ई इनवाइस इशू करने का, ये वो लिखेगा। ठीक है, लिखे अपना। अब आते हैं HSN, ठीक, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये बेसिकली एक कोडिंग सिस्टम है जहां पर हर एक गुड्स सर्विस को एक कोड दिया गया है। उससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन इजी होता है, समझे। और हर एक गुड्स और सर्विस को एक कोड और उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है। तो सही HSN चुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि HSN वाइज टैक्स रेट भी डिफरेंट होता है। एक गुड्स देखने में सिमिलर हो सकता है, एक सर्विस देखने में सिमिलर लग सकता है, लेकिन दोनों का HSN हो सकता है टोटली डिफरेंट हो, दोनों का रेट हो सकता है टोटली डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि HSN के लिए मेरे ख्याल से आपको दिखाना चाहिए, कहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो आप GST से डाउनलोड कर सकते हैं, GST में आपका किधर गया, कहाँ पर था यार, हाँ, यहाँ से एक तो आपका है, यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया, अब इसको खोलिए, हाँ देखिए ये आपका खुल गया, ये है आपका HSN कोड, देख रहे हैं, ये आपका गुड्स का है, ये पूरा आपका कोड दिया हुआ है। उसके बाद आपका होता है सर्विस के लिए, यहाँ पर है SSE कोड, समझ गए, ये आपका सर्विस के लिए है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको रेट पता करना हो, ठीक है, हाँ ये देखिए, यहाँ पर आपका रेट वाला है, ये आपका CBIC GST.gov.in, इस पर जाइएगा तो आपको रेट क्या होगा आपके गुड्स का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, समझिए। यहाँ पे आप अपना सर्च भी कर सकते हैं, गुड्स का ये रहा, सर्विस का ये है। जैसे मान लीजिए हम सर्च करते हैं ब्रिक्स, ये आ गया ब्रिक्स, समझे क्या रेट है, देखिए ब्रिक्स ही है, लेकिन देखिए 18% भी है, 12% भी है, ठीक है। तो HSN कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपका गुड्स किस में फॉल करेगा। जैसे ब्रिक्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है सैंड लाइम ब्रिक्स, फ्लाई एस ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, समझ गए। देखिए ये रहा ब्रिक्स एकदम, तो समझ में आ गया आप। अब आते हैं अपने वापस चैप्टर पे। तो द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विस दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन, तो आपको HSN मेंशन करना कंपलसरी है। A class of supply of goods or service for which specified number of digit of HSN code shall be required to be mentioned by all registered taxpayer.
द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन रजिस्ट्रेशन कोड फॉर गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो ऐसी बकवास है। हाँ, बिल ऑफ सप्लाई में भी आपको ये फॉलो करना है। बिल ऑफ सप्लाई आगे पढ़िएगा क्या होता है, जब आएगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए ये है बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए क्या बोला गया कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल, इस साल नहीं पिछले साल 5 करोड़ या उससे कम था, तो आपको कम से कम 4 डिजिट, समझ गए। B2B में मैंडेटरी है, पर B2C में ऑप्शनल है, समझ गए। एक बार पढ़ लेते हैं स्टार्ट से क्या लिखा आपको। एज मेंशन्ड अबव, a registered person having aggregate turnover up to ₹5 crore in previous financial year have been exempted from the requirement of mentioning the accession code in manner specified in above table in tax invoice issued by him under the said rule in respect of supply made to unregistered person। मतलब कहने का सिंपल चीज यही हुआ कि B2B में तो मैंडेटरी है, आपको कम से कम 4 डिजिट लिखना होगा, कम से कम 4 डिजिट, ठीक है। लेकिन B2C में आपको 4 डिजिट लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं लिखने का मन है मत लिखिए। तो B2C में आपके पास अभी भी ऑप्शन है, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना नहीं लिखिए। लेकिन अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो कम से कम 6 डिजिट लिखना होगा, चाहे B2B हो चाहे B2C सप्लाई हो। ये रिसेंट अमेंडमेंट है। पहले क्या था कि जो ऊपर वाला केस है उसमें ऑप्शनल ही था दोनों केसेस में, लेकिन अब एक केस में वो मैंडेटरी है, मतलब B2B सप्लाई मैंडेटरी है, जबकि B2C सप्लाई में मैंडेटरी नहीं है। ये ऐसा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फेक आईटीसी को रोकने के लिए, फेक आईटीसी को रोकने के लिए। क्योंकि जैसी अगर मान लीजिए मैंने एक एचएसएन कोड से सप्लाई किया, तो ऑब्वियस सा बात है जो मेरा रिसिपिएंट है वो भी सेम एचएसएन का गुड बेच रहा होगा। अगर ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इसका मतलब इस बंदे से सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज, मान लेते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल ये काम करता है, क्या चीज़ का काम लिया जाए, मान लीजिए कि ये रेलवे ट्रैक साफ करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको डिटर्जेंट चाहिए होगा, सोप चाहिए होगा और भी बहुत सारा केमिकल चाहिए होगा, पर ये जो इनपुट ले रहा है वो सीमेंट का ले रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है सीमेंट का हैवी इनपुट ले रहा है, तो सीमेंट का क्या जरूरत सफाई करने के काम में। इसी चीज को चेक करने के लिए एचएसएन B2B में मैंडेटरी कर दिया गया है। कारण क्या है कि गवर्नमेंट जानना चाह रहा है कि ठीक है एक बंदा के पास काफ़ी इनपुट है, अपना टैक्स लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो इनपुट के थ्रू कर रहा है, ठीक है, आईटीसी के थ्रू कर रहा है, लेकिन क्या वो आईटीसी उसके बिजनेस के लिए है। मतलब इस बंदे को मान लेते हैं कि सफाई का काम करता है, तो इसको डिटर्जेंट, साबुन, केमिकल्स चाहिए होगा। सीमेंट क्या कर रहा है, वो भी हैवी अमाउंट में, आया समझ में। तो ये फेक आईटीसी सिस्टम को रोकने का एक तरीका है। एट प्रेजेंट तो इस पे उतना गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन एचएसएन कोड का बाद में पता चलेगा आपको क्या होने वाला है। जैसे कि देखिए 6813 क्या लिखा, 4 कोड हो गया, फ्रिक्शन मटेरियल एंड आर्टिकल देयर ऑफ। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं 6813 बस लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप B2B या B2C जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप 5 करोड़ से ऊपर है, तो आप सिर्फ 6813 नहीं, आपका लिखिएगा 68131000। फ्रिक्शन मटेरियल आर्टिकल सेम चीज़ है, फॉर एग्जांपल सीट, रॉल, स्ट्रिप सेम है, ठीक है। बस वहाँ पे 4 ही था, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 या 9 जो भी है। तो समझ में आ गया। एचएसएन कोड आपका B2B सप्लाई में मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, समझ गए। अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स का बात करें तो इनवॉइस 3 भाग में 3 कॉपी बनेगा, जबकि सप्लाई ऑफ सर्विस में 2 कॉपी बनेगा। 3 कॉपी ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास, 1 डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास, तीसरा सप्लायर के पास, ठीक है। और सर्विस में ऑब्वियस सा बात है बस 2 ही पार्टी होता है, तो एक रेसिपिएंट के पास और एक सप्लायर के पास। हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ना करना पड़े, लेकिन आप इशू 3 करिएगा, अपना रखे रहिएगा अपने पास, ठीक है।
अब क्या है, ई इनवाइसिंग आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे छोड़ दिया जाए, कल किया जाएगा। ओके।